हाय एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग 94 रेगुलेशन नंबर तक पढ़े थे। अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था जिसकी वजह से लाइव क्लासेस नहीं करा रहे, बल्कि वीडियो लेक्चर दे रहे हैं ताकि आपका क्लास छूटे नहीं, आपका पोर्शन जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। तो रेगुलेशन नंबर 94 तक हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े थे। अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक दिया होगा चैनल पे, आप जरूर जाके देख लीजिएगा। ब्रेक्स ऑफ हॉलेज इंजन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हॉलेज इंजन में कितने टाइप के ब्रेक्स लगाए जाते हैं, उससे पहले मेरा कुछ क्वेश्चन है, फटाफट चैट में आंसर दीजिएगा। ऐसा मत समझिएगा कि मैं चैट नहीं पढ़ूंगा, मैं चैट जरूर पढ़ूंगा। मेरा पहला क्वेश्चन है, कितना से ज़्यादा ग्रेडियंट होने पे कोई भी टब गाड़ी के सामने खड़ा नहीं रहेगा? बताइएगा, कितना ज़्यादा ग्रेडियंट होने पे कोई भी टब गाड़ी के सामने खड़ा नहीं रहेगा? बिल्कुल 1/20 प्लस 1/20 से ज़्यादा ग्रेडियंट होने पे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, रेगुलेशन में 94 में मैंने पढ़ा था, 1/20 से ज़्यादा ग्रेडियंट रहने पे कोई भी टब रास्ता पे खड़ा नहीं रहेगा, टब गाड़ी के आगे खड़ा नहीं रहेगा। रेगुलेशन नंबर 95 में कुछ दिया हुआ नहीं है, बस यही बोला है कि भैया हर हॉलेज सिस्टम में एक इफेक्टिव ब्रेकिंग सिस्टम लगाया जाएगा। ठीक है, हर हॉलेज सिस्टम में एक इफेक्टिव ब्रेकिंग सिस्टम लगाया जाएगा। ठीक है, अब इसको आप समझते हैं, ब्रेकिंग सिस्टम कैसा हो सकता है या कैसा है हॉलेज में, इसको हम थोड़ा सा आइडिया लेते हैं। देखिए, अगर आप बाइक चलाते होंगे, तो बाइक जब आप खरीदते होंगे तो बोलता होगा, बाइक वाला जब आप खरीदते होंगे तो बोलता होगा कि भैया इसमें दो ठो ब्रेकिंग सिस्टम रहता है। एक, अगर आप हीरो होंडा वगैरह कुछ चला रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो ब्रेकिंग सिस्टम है, आप पुराना वाला जो है ब्रेक मारते थे तो अगला का अगला लगता था, पिछला का पिछला, तो वो आपका ड्रम ब्रेक था। अभी इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग आता है। इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग मतलब अगला ब्रेक भी लीजिएगा तो थोड़ा सा पिछला ब्रेक लगता है, पिछला ब्रेक लीजिएगा तभी गाड़ी स्टेबल रहता है। ड्रम वाला जो ब्रेकिंग सिस्टम है, इसमें भी इसी तरह से चेंजेस आया है। ब्रेकिंग सिस्टम को अगर डिटेल में देखेंगे तो धीरे धीरे बहुत सारा चेंजेस आया है। ड्रम में भी जो ड्रम होता है जनरली वो ड्रम ब्रेक लगा रहता है, लेकिन धीरे धीरे वो उस ड्रम ब्रेक को हटा के उसके जगह पे हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम शुरू किया जा रहा है। कुछ माइंस में अभी लगा हुआ है और कुछ माइंस में अभी बाकी है, तो धीरे धीरे उसमें भी आई होप लग जाना चाहिए हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम। लेकिन हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम से फ़ायदा क्या होगा, पहले इसको समझते हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि झटका जो लगता है वो और भी ज़्यादा कम हो जाएगा। ठीक है, अगर कभी अचानक से ब्रेक लगाना पड़ जाए इमरजेंसी में तो थोड़ा सा झटका लगता है। हालांकि इसका ऐसा अरेंजमेंट रहता है कि अगर ब्रेक लाइन कट जाए, ठीक है, तो उस कंडीशन में ऑटोमेटिकली ब्रेक लग जाता है। जस्ट ए सेकेंड, मैं भी आपको दिखाता हूँ। ओके, देखिए, कॉम्बो ब्रेकिंग के बारे में आप सुने होंगे, जिसको हम लोग इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम, एबीएस ब्रेकिंग सिस्टम कहते हैं। ये आपका बाइक में आप सुने होंगे। तो इसी तरह से जो ड्रम होता है, ड्रम आपका चार प्रकार का होता है, चार टाइप्स का, हम पहले बढ़ा चुके हैं आपको। ठीक है, वाइंडिंग सिस्टम में आपको पढ़ाए थे। तो हॉलेज में भी जो अलग अलग टाइप का ड्रम होता है, उस ड्रम में जनरली या तो ड्रम ब्रेकिंग लगता है या तो हाइड्रोलिक ब्रेकिंग लगता है। ठीक है, और ये ब्रेकिंग सिस्टम धीरे धीरे थोड़ा सा एडवांस होते जा रहा है। पहले क्या होता था, ड्रम ब्रेकिंग में हल्का सा झटका लगता था। जब स्टीम वाला इंजन चलता था तो उस टाइम जब ब्रेकिंग सिस्टम काम करता था तो हल्का सा झटका लगता था और बहुत ज़्यादा नॉइज होता था, बहुत ज़्यादा ज़ोर से आवाज़ करता था। लेकिन हाइड्रोलिक का फ़ायदा ये है कि हाइड्रोलिक में जो झटका होता है शॉक एब्जॉर्बेंट होता है। शॉक एब्जॉर्बेंट का मतलब झटका नहीं लगता है, एकदम धीरे धीरे गाड़ी रुकता है। और दूसरा सबसे बड़ा दिक्कत है कि नॉइज़ का एकदम टेंशन नहीं, नॉइज़ बड़ा कम होता है। तो ये सिस्टम अभी बहुत ज़्यादा माइंस में नहीं लगा, अभी पुराना वाला सिस्टम ही चल रहा है। तो बस यहाँ पे यही लिखा है कि इफेक्टिव ब्रेकिंग सिस्टम लगाया जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगला रेगुलेशन है 96। 96 रेगुलेशन में जो पहला पॉइंट है वो है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी एक बार हम डिटेल में पढ़ाएंगे सब खत्म होने के बाद, कॉलेज, और इसको कंपेयर करके समझाएंगे, आपका अच्छे से याद हो जाएगा, डोंट वरी। रॉब का फैक्टर ऑफ सेफ्टी 8 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, रीकैपिंग 6 महीने में किया जाता है। लेकिन एक मेरा क्वेश्चन है, बताइएगा, कौन सा वाइंडिंग का केस में
रीकैपिंग नहीं किया जाता है। ऑप्शन दे रहे हैं, चलिए आपको बताइएगा, चैट में बताइएगा, मतलब नीचे कमेंट सेक्शन होगा उसमें बताइएगा। पहला ऑप्शन है ड्रम, दूसरा है फ्रिक्शन, तीसरा है कूपे कूपे और चौथा है बी एंड सी। कौन सा वाला ऐसा सिस्टम है जिसमें रीकैपिंग नहीं किया जाता है? ड्रम वाइंडिंग में, फ्रिक्शन वाइंडिंग में, कूपे वाइंडिंग में और बी एंड सी में। बताइएगा, ए बी सी डी चैट कमेंट में आप कमेंट कीजिए, मैं देखूंगा बाद में। तो जी बिल्कुल आप सही गैस किए हैं, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फ्रिक्शन वाइंडिंग और कूपे वाइंडिंग बेसिकली होता एक ही चीज़ है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जस्ट अ सेकेंड, इसमें ज़रूरत नहीं होता है रिकैपिंग करने का। रिकैपिंग करते हैं तो उसके लिए 2 मीटर रस्सा काटते हैं, और फ्रिक्शन वाइंडिंग में अगर रस्सा काट देंगे तो रस्सा छोटा पड़ जाता है, जिसके कारण आप यूज़ नहीं कर सकते। देन अगला क्वेश्चन है डायरेक्ट, अगला पॉइंट है डायरेक्ट ड्रॉप कॉलेज में स्प्लाइस ड्रॉप का यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन है फिर से कि इनमें से किस में स्प्लाइस ड्रॉप का इस्तेमाल नहीं कर सकते? स्प्लाइस ड्रॉप क्या होता है हम आपको समझा देते हैं। देखिए, दो ठो रस्सा है, दो गो रस्सा को अगर आपको जोड़ना है आपस में, तो जोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों रस्सा को खोलना पड़ता है। इसका स्ट्रेन जो होता है उसको खोलते हैं हम, और उसके बाद उसको आपस में बांधते हैं, कनेक्ट करते हैं, बस इसी को हम लोग स्प्लाइस्ड रस्सा कहते हैं। तो स्प्लाइस्ड रस्सा इनमें से किस में नहीं इस्तेमाल किया जाता है? मेरा पहला पॉइंट है ड्रम वाइंडिंग, दूसरा पॉइंट, दूसरा ऑप्शन है फ्रिक्शन वाइंडिंग, तीसरा ऑप्शन है, मतलब सी ऑप्शन है आपका डायरेक्ट हॉलेज, और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दिच। तो बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा कि किस में, इनमें से किस में हम स्प्लाइस ड्रॉप का इस्तेमाल नहीं कर सकते? तो बिल्कुल सही गैस किया है आपने, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा इसका सही आंसर। तो स्प्लाइस्ड ड्रॉप का इस्तेमाल आप डायरेक्ट ड्रॉप कॉलेज में भी, डायरेक्ट वाइंडिंग में, मतलब वाइंडिंग वाला कोई भी सिस्टम हो, डायरेक्ट हो, फ्रिक्शन हो, मेन हो, मटेरियल हो, कोई भी हो यार, तो वाइंडिंग में तो स्प्लाइस्ड रस्सा इस्तेमाल नहीं होता है। साथ ही साथ डायरेक्ट कॉलेज में भी स्प्लाइस्ड रस्सा का इस्तेमाल नहीं होता है। इंडलेसरा कॉलेज में आप कर सकते हैं इस्तेमाल, ग्रेविटी में भी कर सकते हैं इस्तेमाल, और मेन एंड टेल में भी कर सकते हैं इस्तेमाल, लेकिन डायरेक्ट ऑफ कॉलेज में आप नहीं कर सकते हैं। डिटेल ऑफ रस्सा चेंज मेंटेनेंस कंपोनेंट पर्सन लिख के रखेगा, यानी कि जो रस्सा होता है हॉलेज का रस्सा, उस हॉलेज का रस्सा को जब चेंज किया जा रहा है उसका डेट, कौन मेंटेन कर रहा है उसका डेट, कंपिटेंट पर्सन उसमें लिखेगा, ठीक है, रस्सा का पूरा डिटेल लिख के बेसिकली उसमें रखता है, ठीक है। तो देखिए, हॉलेज रस्सा बेसिकली बहुत सारा टाइप का होता है, ठीक है, एक हल्का आइडिया दे देते हैं आपको। बहुत सारा टाइप का होता है हॉलेज रास्ता, डिपेंड करता है वो किस टाइप से बना है, किस चीज़ से बना है, बनावट कैसा है, तो उस हिसाब, तो बनावट के हिसाब से इसका भी बहुत सारा टाइप है। जैसे एक होता है राउंड स्ट्रैंड, एक होता है आपका फ्लैट स्ट्रैंड, ठीक है, एक होता है आपका मे बी रेगुलर स्ट्रैंड, ऐसे कुछ नाम है उसका। तो ऐसे कर करके बहुत सारा टाइप है, वो अलग अलग बनावट पे है, ठीक है। तो स्ट्रैंड का मतलब बेसिकली बहुत सारा कोर हो जाता है उसमें, कि कितना कोर है, कैसे लपेटा गया है, किस तरीके से इसका बनाया गया है, उसके हिसाब से इसको बनावट के हिसाब से बहुत सारा टाइप में बांटा गया है। तो वो सब आपका बुक में नहीं है, पोर्शन में नहीं है, बट फिर भी जब डीजे दसवीं को पढ़ाऊंगा तो आपको पढ़ाऊंगा। अब आते हैं रोडवे कन्वेयर्स। रोडवे कन्वेयर क्या है? तो ये रेगुलेशन में 96 आपका क्लियर हो गया होगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 8 से कम नहीं होगा। 6 महीना में रिकैपिंग करेंगे, किस में करते किस में नहीं बता दिए हैं। स्प्लाइस ड्रॉप का इस्तेमाल कहाँ होता है कहाँ नहीं बता दिए हैं। अब आते हैं रोडवे कन्वेयर में। तो रोडवे कन्वेयर में कन्वेयर सिस्टम के बारे में दिया गया है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ को थोड़ा सा समझ लीजिए पहले। चलिए, पहले समझ लीजिए। मान लीजिए एक हॉलेज सिस्टम है, मतलब कन्वेयर सिस्टम है, ठीक है। इसमें दो तीन चीज़ को आप समझिएगा। सॉरी। मान लीजिए आप रेल में सफ़र कर रहे हैं, ट्रेन गाड़ी चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, अचानक से आपको ट्रेन गाड़ी को रोकना पड़ जाए, कुछ इमरजेंसी सिचुएशन हो जाए, कोई आदमी गिर गया हो, किसी का मोबाइल महंगा है, एप्पल वाला गिर गया हो, तो आप क्या करेंगे? आप चेन खींचेंगे, यानी कि हर इंजन में, हर बोगी में एक तो चैन दिया रहता है, उस चैन को आप खींचेंगे नीचे तो ब्रेक लग जाता है ऑटोमेटिकली, जो आपका
उस वैगन होता है, वैगन में ब्रेक ब्रेक लग जाता है उस डब्बा में, और गाड़ी मतलब ट्रेन आराम से रुक जाता है। तो आप उसको कब खींचे थे? इमरजेंसी सिचुएशन में। बेल्ट कन्वेयर में भी ऐसा ही एक डिवाइस होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पुल कॉर्ड स्विच। क्या कहते हैं? पुल कॉर्ड स्विच। ठीक। पुल कॉर्ड स्विच क्या होता है? बेल्ट कन्वेयर में इस्तेमाल किया जाता है। बेल्ट कन्वेयर जब चल रहा होता है, अचानक से उसमें कुछ फंस गया, कोई आदमी का हाथ पैर फंस गया, कपड़ा लत्ता फंस गया, कुछ दिक्कत हुआ, कुछ हमको उसमें खतरा दिखा, तो हम क्या करेंगे? पुल कॉर्ड स्विच को फटाक से खींच देंगे। इससे क्या होगा? मेरा ये जो पूरा बेल्ट कन्वेयर सिस्टम है ये रुक जाएगा, धीरे धीरे अपने रुक जाएगा। तो इमरजेंसी सिचुएशन में इसको रोकने के लिए, स्टॉप करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं पुल कॉर्ड स्विच। ध्यान रखिएगा, पुल कॉर्ड स्विच बेल्ट कन्वेयर से संबंधित है। जब कभी भी कन्वेयर को रोकना होता है तो उस कंडीशन में पुल कॉर्ड स्विच को खींचते हैं। ठीक, समझ गए आप? चलिए, अभी एक छोटा सा और टर्म है, उसको भी आप समझ लीजिए। ठीक है, दो तीन टर्म है। एक होता है, अगर हम कन्वेयर को उसके यूज़ के हिसाब से डिवाइड करें, नॉट बनावट के हिसाब से, यूज़ के हिसाब से अगर हम डिवाइड करें, तो इसका तीन टाइप होता है। ये सब आपका बुक में नहीं दिया हुआ है, बट डीजे देशमुख जब आप पढ़िएगा डिटेल में तो आपको आइडिया मिल जाएगा। फिलहाल देखते हैं। एक होता है स्क्रैपर चेन कन्वेयर, स्क्रैपर चेन कन्वेयर। एक होता है आपका ट्रंक कन्वेयर, ट्रंक कन्वेयर। और एक होता है आपका गेट बेल्ट, गेट बेल्ट। यूज के हिसाब से किस पर्टिकुलर जगह पे आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके हिसाब से कन्वेयर को तीन कैटेगरी में बांटा गया है। स्क्रैपर चेन कन्वेयर, ट्रंक कन्वेयर और गेट बेल्ट में बांटा गया। तीनों कहाँ कहाँ लगता है तो समझ लीजिएगा। स्क्रैपर चेन कन्वेयर कहाँ होता है? तो जहाँ पे फेस है, ठीक है, जहाँ पे फेस है उस जगह पे हम क्या करते हैं? चेन कन्वेयर लगाते हैं, चेन कन्वेयर लगाते हैं। ठीक है, और फेस से लेकर के डिस्ट्रिक्ट तक, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा या जो भी हेडिंग होगा, उस जगह तक अगर आपको जोड़ना होता है तो आप चेन कन्वेयर लगाते हैं, जिसको हम लोग फेस कन्वेयर भी कहते हैं। इसी का नाम है स्क्रैपर चेन कन्वेयर। तो फेस में जहाँ पे कोयला का एक्सट्रैक्शन चल रहा है, वहाँ पे कोयला को उठा के डायरेक्ट स्क्रैपर चेन कन्वेयर में डाल दिया जाता है ना। उसके बाद वही स्क्रैपर चेन कन्वेयर जो हेडिंग है, डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, वहाँ पे एक दूसरा बेल्ट कन्वेयर लगा होता है। उस बेल्ट कन्वेयर में कोयला को डालता है, डिस्चार्ज करता है। इसी बेल्ट कन्वेयर को कहते हैं ट्रंक कन्वेयर। यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट में जो लगा होता है, जो डिस्ट्रिक्ट से लेके मेन डीप तक, मेन डीप राइज रास्ता जो होता है ना, ठीक है। मेन डीप राइज रास्ता क्या है? मान लीजिए ये वाला रास्ता है जिसमें से आप उतर रहे हैं, इंक्लाइन है, जहाँ से टॉर्च बत्ती लेके आप सरफेस से उतर रहे हैं। तो ये जो मेन रास्ता हो गया, मेन इंटेक जिसको हम लोग बोलते हैं या मेन रिटर्न बोलते हैं, ठीक है। वहाँ तक अगर एक कन्वेयर जुड़ा रहता है, वहाँ तक डिस्ट्रिक्ट से एक कन्वेयर जुड़ा रहता है, उसी को हम लोग कहते हैं ट्रंक कन्वेयर। ठीक है, ट्रंक कन्वेयर कहाँ होता है भाई साहब? ट्रंक कन्वेयर डिस्ट्रिक्ट या हेडिंग से लेकर के मेन डिप या मेन जो रास्ता है, इंटेक रास्ता, जहाँ पे मेन कन्वेयर लगा है वहाँ तक लगा रहता है। इसको ट्रंक कन्वेयर कहा जाता है। तीसरा जो गेट बेल्ट है वो आपका मेन रास्ता में ही लगा रहता है। जो मेन इंटेक या रिटर्न रास्ता है, जनरली इंटेक रास्ता में अगर होमोट्रोपल है तो, ठीक है, एंटी ट्रोपल में रिटर्न में कभी कभी लगाते हैं, बट फिलहाल अभी आप देखिए, इसको छोड़िए, हटाइए। मेन रास्ता में जो बेल्ट कन्वेयर लगाया जाता है उसको हम लोग गेट बेल्ट कहते हैं। तो अभी आपने क्या सीखा? अभी आपने सीखा कि कन्वेयर को किस जगह पे लगाते हैं, उसके हिसाब से कन्वेयर को तीन भाग में डिवाइड करते हैं: स्क्रैपर चेन कन्वेयर, ट्रंक कन्वेयर, गेट बेल्ट कन्वेयर। अभी आप सोचिए एक बार, थोड़ा दिमाग लगाइए। एक तो फेस में था कन्वेयर, ठीक है, फेस से डिस्ट्रिक्ट तक गया, है ना। डिस्ट्रिक्ट वाला जाके गिरा रहा था किस पे? मेन जो कन्वेयर लगा हुआ था उस पे गिरा रहा था, ठीक है। तो अगर फेस वाला कन्वेयर रुक जाए या डिस्ट्रिक्ट वाला कन्वेयर रुक जाए, तो फेस वाला तो डिस्ट्रिक्ट वाला में गिराएगा, डिस्ट्रिक्ट वाला में कोयला जमा होते जाएगा, जमा होते जाएगा, जमा होते जाएगा, जमा होते जाएगा, तो कोयला का बर्बादी हो जाएगा ना सर। तो गड़बड़ हो जाएगा फिर। अगर एक वो भी बीच में बंद हो गया तो मेरा तो सत्यानाश हो जाएगा सब। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? इसके लिए सिक्वेंसल इंटरलॉक लगाते हैं। क्या लगाते हैं? सिक्वेंसल इंटरलॉक। ये सर टर्म सीएमआर में है, आप देखिएगा तो मिल जाएगा आपको। सिक्वेंसल इंटरलॉक लगाते हैं, ठीक। सिक्वेंशियल इंटरलॉक क्या होता है? अगर एक कन्वेयर बंद हो गया गलती से या कोई सिचुएशन से, तो दूसरा और तीसरा ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा।
आपको अलग से कुछ करने का ज़रूरत नहीं। आप अगर स्क्रैपर चेन कन्वेयर कोई बंद कर रहे हैं या बंद हो गया, तो ऑटोमेटिकली स्क्रैपर के बाद ट्रंक बंद होगा, ट्रंक के बाद बेल्ट गेट बेल्ट बंद हो जाएगा, ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। आपको टेंशन ही आने की ज़रूरत नहीं। अगर इमरजेंसी सिचुएशन में कोई कन्वेयर को आपको बंद करना पड़ा, कूल कॉर्ड स्विच को खींचे, तो ऑटोमेटिकली सारा का सारा बंद हो जाएगा, अगर उसको सीक्वेंस में लगाया गया, एक दूसरे से कनेक्शन है तो। ठीक है, बस यही सब टर्म यहाँ पे लिखा हुआ है, आप गौर कीजिएगा। सीक्वेंशियल कंट्रोल और सीक्वेंशियल इंटरलॉक। तो सीक्वेंशियल कंट्रोल का मतलब ये हुआ कि सबसे पहले सीक्वेंशियल इंटरलॉक आप समझ गए, एगो बंद हुआ, दूसरा तीसरा बंद हो गया। अगर अब हम चाहते हैं कि नहीं, पहला वाला चले, तीसरा वाला चले, दूसरा वाला थोड़ा देर के लिए हम रोक दें, थोड़ा देर के लिए, तो हम क्या करेंगे, सीक्वेंशियल कंट्रोल से कंट्रोल कर सकते हैं। सीक्वेंशियल कंट्रोल एक टाइप का स्विच जैसा होता है, उससे आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, लीवर जैसा होता है। ठीक है, तो सीक्वेंशियल लॉक और सीक्वेंशियल कंट्रोल समझ गए। इंटरलॉक मतलब है कि तीनों आपस में इंटरलॉक है, एक रोक के तीनों रुक गया। सीक्वेंशियल कंट्रोल का मतलब है कि हम चाह रहे हैं कि एक ठो चले, दूसरा तीसरा, या एक स्पेशल थोड़ा सा धीरे चले, थोड़ा जोर से चले, थोड़ा स्पीड बढ़ जाए, थोड़ा धीरे हो जाए, तो उसके लिए हम लोग सीक्वेंशियल कंट्रोल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं। रोडवे कन्वेयर में सबसे पहले बोला गया है कन्वेयर से पिलर का गैप 1 मीटर होता है। तो पिलर गैप वाला तो हम प्रीवियस आपको बताए होंगे जब कॉलेज स्टार्ट किए होंगे, तो गैप वाला एक बार फटाफट फटाफट रिकैप कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए भैया, एक पटरी जो होता है, उस पटरी में दो, एक ट्रैक में दो दो आपस में ट्रैक पटरी है, उस पटरी के बीच का दूरी होता है 60 सेंटीमीटर, इसको हम लोग रेल गेज कहते हैं। इसके बाद दो पटरी के बीच का अगर डिस्टेंस का बात करें तो ये हो जाता है 1 मीटर। एक पटरी और बगल में पिलर है, उसके बीच का डिस्टेंस का बात करें तो ये भी हो जाता है 1 मीटर। साथ ही साथ अगर एक बेल्ट कन्वेयर लगा हो और बगल में दीवार है, तो इन दोनों के बीच का गैप है, ये भी 1 मीटर हो जाएगा। ठीक है, पिलर है बगल में, बेल्ट कन्वेयर लगा है, 1 मीटर का दूरी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या बताया था, इसके बाद बताया था कि अगर कोई पटरी है, पटरी के बगल में सामान रखना है, तो कम से कम 1.2 मीटर दूर रखेंगे, 1.2 मीटर के अंदर में कोई सामान नहीं रख सकते। अगर ट्रैवलिंग रास्ता और हॉलेज रास्ता एक साथ चल रहा है, तो गैलरी का जो चौड़ाई होगा मिनिमम, वो आपका 5 मीटर हो जाएगा। तो ये सब कुछ दूरी दूरी वाला क्वेश्चन सब था। ठीक है, एक बार रिकैप कर दिए आपका। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे बोला गया है कन्वेयर से पिलर का गैप 1 मीटर। कन्वेयर के टैलेंटेड रिटर्न साइड को रोक कर रखने की व्यवस्था एंकरिंग फेस या रास्ते की सपोर्ट से डिफरेंट रहेगा। ठीक है, कन्वेयर को रोकने के लिए रिटर्न साइड में अगर रोकना पड़ेगा, रिटर्न स्टेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, अगर उसको रोक के रखना है, तो उसके लिए एंकरिंग फेस का जरूरत पड़ता है। मतलब कुल मिला करके तीनों टाइप का जो हम आपको कन्वेयर बताए हैं, उसमें रोकने के लिए इंटरलेक और सीक्वेंशियल इंटरलॉक और सीक्वेंशियल कंट्रोल का यूज़ करते हैं, उसी के हिसाब से हम लोग रोकते हैं। पुल कॉर्ड स्विच टू स्टॉप इन इमरजेंसी। पुल कॉर्ड स्विच क्या होता है, इमरजेंसी में स्टॉप करते हैं, अभी आपको बताया। इसमें भी सिग्नलिंग अरेंजमेंट 30 मीटर प्लस हो जाएगा, यानी कि कन्वेयर का लंबाई अगर 30 मीटर से ज़्यादा है, तो हम लोग सिग्नलिंग अरेंजमेंट का इस्तेमाल करते हैं। टेलीकम्युनिकेशन विद ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम, यहाँ भी 300 मीटर है। ध्यान रखिएगा कि 300 मीटर पे अगर कभी भी टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, मतलब 300 मीटर से एक्सटेंड हो जाए, तो टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम लगाते हैं। एवीए का मतलब होता है ऑडियो विजुअल अलार्म। कभी भी अगर इमरजेंसी हो जाए या खतरा है, तो इसका सिग्नल देने के लिए पूरा का पूरा बेल्ट कन्वेयर में एक एवीए लगाया जाता है, ऑडियो विजुअल अलार्म लगाया जाता है। जैसे अलार्म बजेगा, सब आदमी समझ जाएगा और फिर वो सतर्क हो जाएगा। सीओपी मतलब कोड ऑफ प्रैक्टिस मैनेजर बनाएगा और 30 दिन के पहले आरआई साहब को भेजेगा, यानी कि लागू करने के, अप्लाई करने के 30 दिन के अंदर आरआई साहब को भेजेगा। अगर बेल्ट कन्वेयर को मेन राइडिंग जैसा यूज़ करना है, तो 90 दिन के पहले सीओपी सीआई साहब को भेजेगा अनुमति के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक तो आप समझ रहे होंगे, ये सब में दिक्कत नहीं हो रहा होगा। यहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा कि भैया, बेल्ट कन्वेयर को मेन राइडिंग की तरह क्या इस्तेमाल किया जा सकता है? तो बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन उसमें बहुत सारा चेंजेस किया जाएगा। कुछ कोलियरी हैं जिसमें इस्तेमाल होता है। जनरली क्या है, मान लीजिए ये बेल्ट कन्वेयर है, चौड़ा करके दिखा रहे हैं। ठीक है, तो बेल्ट कन्वेयर में हम क्या करेंगे, लोहा का कुर्सी बना देंगे वेल्डिंग कर करके। ठीक है, बैठने वाला कुर्सी बना देंगे। अब आदमी इसमें आराम से बैठेगा और आराम से ट्रेवल करेगा, बेल्ट वेल्ट लगा रहेगा। जैसे होता है रोलर कोस्टर राइड, रोलर कोस्टर राइड। तो रोलर कोस्टर राइड आप देखे हैं, तो बिल्कुल वैसे ही वो चेन कन्वेयर पे ही चलता है। इस तरह से कन्वेयर रहेगा, लेकिन रोलर कोस्टर ऐसे ऊंचा नीचा रहता है, यहाँ पे ऊंचा नीचा नहीं रहेगा, एक समानांतर रहेगा, ताकि और उसका स्पीड भी कंट्रोल में रहेगा, है ना। उसका स्पीड भी ज़्यादा हम कंट्रोल में रखते हैं, 1.5 मीटर
किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, इससे ज़्यादा रफ्तार नहीं करते हैं जनरली, ठीक है। तो बेल्ट कन्वेयर की तरह अगर इस्तेमाल करना है, मेन राइडिंग सिस्टम की तरह अगर इस्तेमाल करना है बेल्ट कन्वेयर को, तो आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारा चेंजेस करना पड़ेगा। और चेंजेस करने के बाद सीआई साहब को पूरा सीओपी भेजना पड़ेगा कि ऐसे ऐसे काम करेगा, इतना मीटर कुर्सी है, ऐसे है वैसे है। सीआई साहब चाहेंगे तो आके जांच करेंगे या टीम भेजेंगे, उसके बाद परमिशन दे सकते हैं, उसमें कुछ चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बस यही बोला है कि अगर चेंज कर रहे हैं, माइंड राइडिंग की तरह इस्तेमाल करना चाहता है मैनेजर साहब, तो 90 दिन के अंदर सीओपी भेजेगा। मैनेजर इंजीनियर दोनों कोड ऑफ प्रैक्टिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। यानी अगर पूछ दे कि बेल्ट कन्वेयर में अगर सीओपी फॉलो नहीं हो रहा है, कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो मैनेजर भी साहब भी रिस्पॉन्सिबल है, इंजीनियर साहब भी रिस्पॉन्सिबल है। इसमें ओवरमैन सरदार नहीं होता है, क्योंकि ये सब मैकेनिकल चीज़ें हैं। माइनिंग सरदार ओवरमैन को माइनिंग का जानकारी है, लेकिन ये मैकेनिकल चीज़ें हैं, तो इसके लिए इंजीनियर रखा जाता है। वो इंजीनियर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बेल्ट कन्वेयर कुछ सिचुएशन में खुद बंद हो जाता है। कब कब बंद हो सकता है? अगर फ्रिक्शन हो जाए, बहुत ज़्यादा चिंगारी निकल रहा है उस कंडीशन में, बेल्ट कन्वेयर टूट गया है उस कंडीशन में, हीटिंग हो गया है या आग लग गया है, इस सभी कंडीशन में, ऐसा कुछ भी कंडीशन होता है तो बेल्ट कन्वेयर ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, क्योंकि उसमें कुछ सेंसर लगे होते हैं जो फ्रिक्शन बहुत अगर एक्सेस हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसको भाप लेता है, उस सेंसर से ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। कहीं पे बेल्ट कन्वेयर टूट रहा है तो सेंसर कनेक्ट टूट जाता है, इसके कारण वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। हीटिंग या आग लगने पर भी सेंसर पता लगा लेता है और तुरंत बेल्ट कन्वेयर को बंद कर देता है। तो इसके लिए कोई आदमी का ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली बंद होने वाला होता है। आई होप हॉलेज कन्वेयर आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एग्जामिनेशन ऑफ हॉलेज इंजन, हॉलेज इंजन का जांच। तो हॉलेज का जो इंजन होता है उसका जांच जनरली इंजीनियर के द्वारा या कंपिटेंट पर्सन के द्वारा किया जाता है। तो जनरली 24 घंटा में एक बार हॉलेज इंजन का ब्रेक है, रस्सा है, ये जितना भी चीज़ है वो एक सक्षम व्यक्ति जांच करेगा, ठीक है। सक्षम व्यक्ति कौन हो सकता है? सक्षम व्यक्ति इंजीनियर साहब हो सकते हैं, इंजीनियर साहब का कोई टीम का आदमी हो सकता है। तो ये होता है जनरली, जो हॉलेज इंजन है उसका जांच करता है कि सब कुछ सही है कि नहीं है, ब्रेक व्हील सही है कि नहीं, रस्सा उसका ठीक है कि नहीं है, और उसके बाद हॉलेज इंजन गर्म तो नहीं, हॉलेज इंजन ठीक है कि नहीं, उसका एम्प्रेस टेस्टिंग वगैरह सब किया जाता है 24 घंटा के अंदर। मतलब दिन में एक बार जाएगा सक्षम व्यक्ति, हॉलेज इंजन को देख लेगा सब ठीक है कि नहीं। उसके बाद 7 दिन में एक बार जितना भी ट्रैक है, ट्रैक पे लगा हुआ जितना भी सुरक्षा का साधन है, उस सभी सुरक्षा साधन का जांच किया जाता है, ठीक है ना। और सेफ्टी डिवाइस का अगर हम बात करेंगे तो 14 दिन में, इसको एक बार हम समझते फिर से, कॉलेज वाला जांच समझते। जस्ट अ सेकेंड। अभी वीडियो लेक्चर आपको मिल ही जा रहा है, और वीडियो लेक्चर का फ़ायदा ये है कि आप बार बार इसको देख सकते हैं, जितना बार चाहें देख सकते हैं। क्लास में क्या है कि उसमें पॉसिबल नहीं हो पाता था, तभी थोड़ा सा आपको फ़ायदा मिल रहा होगा। रेगुलेशन नंबर 98 में क्या लिखा है? 24 घंटा, 7 दिन, 14 दिन। इसको थोड़ा समझते हैं। हॉलेज इंजन का जांच करना है नॉर्मली, है ना, ऊपर ऊपर से इंस्पेक्शन करना है, 24 घंटा में जांच होगा। क्या जांच होगा भैया? 24 घंटा में हॉलेज इंजन का जांच होगा, ठीक है। चलो 7 दिन में क्या जांच होगा? 7 दिन में जांच होगा ट्रैक और उसमें लगा साधन, ठीक है, ट्रैक और उसमें लगा साधन का जांच होगा। और 14 दिन में किसका जांच होगा भाई साहब? तो 14 दिन में जनरली जांच होगा सेफ्टी डिवाइस का, सेफ्टी डिवाइस। अब एक बार मन में सोचिए और चैट में बताइए, कमेंट में बताइए, सेफ्टी डिवाइस हॉलेज का कौन कौन सा हो सकता है? बहुत सारा हो सकता है। ड्रॉ बार हो सकता है, ऑटोमेटिक कैच हो सकता है, ठीक है। इसके बाद आपका बफर हो सकता है, स्टॉप ब्लॉक हो सकता है, रनवे स्विच हो सकता है। ये सब क्या है? ये सब सेफ्टी डिवाइस ही तो है। ये सब चीज का जांच 14 दिन में किया जाता है, ध्यान रखिएगा। कॉलेज का जितना भी सेफ्टी डिवाइस है उसका जांच 14 दिन के अंतराल पे किया जाता है, ठीक है। 7 दिन में ट्रैक जांच किया जाता है और उसके आसपास में जो कुछ लगे होते हैं उसका जांच होता है, और 24 घंटा में हॉलेज इंजन का जांच होता है। तो ध्यान रखिएगा, 7 दिन, 24 घंटा और 14 दिन, अच्छे से याद हो जाएगा। एक बार देखिएगा फिर से इसको, आई होप आपको समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, अगर वीडियो हम भेज रहे हैं, वीडियो अगर आधा घंटा का भी जा रहा है तो आप ये मत सोचिएगा कि आधा घंटा ही पढ़ाएं सर, ठीक है।
क्योंकि देखो क्लास हम जब लाइव लेते हैं तो एक चीज़ को 2-3 बार रिपीट करते हैं और वीडियो में ज़रूरत नहीं पड़ता रिपीट करने का, क्योंकि लोग फॉरवर्ड करके, फास्ट फॉरवर्ड करके, बैकवर्ड करके देख लेते हैं, इसलिए टेंशन नहीं रहता उतना, है ना? तो मज़े-मज़े में पढ़ाते हैं। चलिए अब आते हैं रेगुलेशन नंबर 99। रेगुलेशन नंबर 99 में है हॉलेज एग्जामिनेशन ऑफ हॉलेज एंड ट्रैवलिंग रोडवे। तो जो भी ट्रैवलिंग रोडवे होता है उसका एग्जामिनेशन 7 दिन में एक बार, हॉलेज रास्ता है या ट्रैवलिंग रोडवे है, ओवरमैन या कॉम्पिटेंट पर्सन करता है। ध्यान रखिएगा, ओवरमैन या कॉम्पिटेंट पर्सन, यहाँ माइनिंग सरदार नहीं लिखा है, कॉम्पिटेंट पर्सन लिखा है। अगर माइनिंग सरदार को ऑथराइज किया जाता है तो वो कॉम्पिटेंट पर्सन हो सकता है, लेकिन ओवरमैन या कॉम्पिटेंट पर्सन ट्रैवलिंग रास्ता जिसमें आदमी चल रहा है, हॉलेज रास्ता जिसमें हॉलेज चल रहा है, इसका जांच करेगा 7 दिन में एक बार। तो 7 दिन वाला जांच में एक चीज़ और बढ़ा दीजिएगा, ट्रैक का भी और रास्ता का भी। तो ट्रैक में बेसिकली जाएगा 7-7 दिन में, तो यही सब जांच करता है, ठीक है। याद रहेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है लोकोमोटिव। रेगुलेशन नंबर 100 में क्या है? रेगुलेशन नंबर 100 में है लोकोमोटिव। लोकोमोटिव क्या चीज़ है सर? देखिए माइंस में बहुत सारा लोकोमोटिव चलता है। लोकोमोटिव क्या है? जिसमें आदमी बैठता है उसको लोकोमोटिव कहते हैं, जिसमें गाड़ी घोड़ा जिसमें सामान लादते हैं उसको लोकोमोटिव कहते हैं। दोनों को कहते हैं। अगर आपसे बोलेंगे गाड़ी किसको बोलते हैं, जो छोटा हाथी है उसको बोलते हैं कि जो बुलेरो है उसको बोलते हैं, तो भैया दोनों गाड़ी है। तो लोकोमोटिव भी बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। लोकोमोटिव चाहे आदमी बैठे चाहे इसमें कोयला लाद दें, दोनों का दोनों लोकोमोटिव है। शटल कार एक लोकोमोटिव है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। शटल कार क्या है? एक लोकोमोटिव है। इसी तरह से बहुत सारा लोकोमोटिव होता है जो अंडरग्राउंड माइंस में काम आता है, ठीक है। तो वो जब कभी भी लोकोमोटिव चलता है, लोकोमोटिव जनरली चक्का पे चलता है, चक्का रहेगा, चक्का पे चलेगा, उसको हम लोग टायर माउंटेड बोलते हैं, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। तो टायर पे चलता है, टायर पे बेसिकली वो चलता है, इसको चक्का पे चलता है, तो टायर माउंटेड को हम लोग जनरली लोकोमोटिव कहते हैं। तो पहला मेरा पॉइंट ये है कि 1/15 से ज़्यादा ग्रेडियंट है तो लोकोमोटिव नहीं चलेगा। अब 1/15 से ज़्यादा ग्रेडियंट का मतलब आप क्या समझते हैं? 1/15 से ज़्यादा ग्रेडियंट हो गया 1/14, 1/13, 1/12, 1/10। ये सब क्या है? ये सब ज़्यादा ग्रेडियंट। 1/15 से ज़्यादा ग्रेडियंट रहेगा तो नहीं चलेगा। यानी 1/15 पे चल सकता है क्या? जी बिल्कुल चल सकता है। 1/15 अगर ग्रेडियंट है तो चल सकता है, लेकिन अगर 1/14-13 हो गया तो नहीं चल सकता है लोकोमोटिव, ठीक है। चलिए, लोकोमोटिव क्या होता है सर? जैसे ट्रक होता है, ट्रक में एगो आदमी रहता है जो गाड़ी चलाता है, लोकोमोटिव भी बिल्कुल ऐसे ही होता है। लोकोमोटिव में एगो आदमी बैठता है जो गाड़ी चलाता है, ठीक है। तो जब भी कभी भी 1/15 से ज़्यादा ग्रेडियंट है, उस जगह पे लोकोमोटिव का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ढलान ज़्यादा हो जाता है, लोकोमोटिव को संभालने में दिक्कत होता है। मैनेजर लोको ड्राइवर के सिवा कोई नहीं चलाएगा। मतलब कभी अगर चाहेगा तो मैनेजर का लिखित परमिशन के बिना, जिसको भी मैनेजर साहब ऑथराइज किए हैं, उसी के द्वारा ये गाड़ी चलाया जाएगा। जो गाड़ी चलाता है उसको हम लोग लोको ड्राइवर कहते हैं, या शॉर्ट में लोको ड्राइवर, डिटेल में कहा जाए तो लोकोमोटिव ड्राइवर, ठीक है। लोकोमोटिव शंटिंग को छोड़कर बाकी समय टब गाड़ी के टब या टब गाड़ियों के सेट के आगे रहेगा, ठीक है। अब शंटिंग क्या चीज़ है और ये सब क्या चीज़ है समझते हैं। मान लीजिए आपके घर तरफ कोई रास्ता खराब हो गया, एक तो रोड था, कोई ठेकेदार बनाया, दबा के पैसा खाया, रोड में गड्ढा पड़ गया बड़ा बड़ा, ठीक। अब आप लोग रिपोर्ट किए हैं, अब रोड बनने का काम हो रहा है। तो जो रोडवा बना रहा है काम करने के लिए, उसमें कुछ मिस्त्री होगा, कोई लेबर होगा, कोई मजदूरी कर रहा होगा, कोई बेलचा उलचा से सामान उठा रहा होगा। बहुत सारा टीम होता है सर, सब मजदूरी करता है, एक दो सुपरवाइजर होता है तो देखता है सब काम करता है, ठीक है। उसी तरह से जो अंडरग्राउंड माइंस में रास्ता बनाया जाता है, ठीक है, ट्रैवलिंग रास्ता हो, हॉलेज रास्ता हो, ये सब को बनाता तो होगा ना कोई। कोयला है, बड़ा बड़ा चट्टान है, चट्टान में कुछ ना कुछ पटरी तो आप बिछा नहीं सकते चट्टान में, उसको बराबर करना पड़ेगा। उसके बाद उसमें पटरी लगाना पड़ेगा। दो ठो पटरी होता है, दोनों पटरी के बीच बीच में सिल्ली डालना पड़ता है। उसके बाद उसके बीच में चिप्स डालते हैं स्टोन का या कोल का, ठीक है। तो ये सब कौन करता है? ये सब करता है संटर, SHUNTER, संटर। संटर कौन है भाई साहब? संटर वो व्यक्ति है जो हॉलेज रास्ता या ट्रैवलिंग रास्ता बनाता है, रिपेयर करता है, उसको हम लोग कहते हैं संटर। ध्यान रहेगा, संटर एक ऐसा आदमी है या आदमी का ग्रुप है जो मेंटेन करता है हॉलेज रास्ता या ट्रैवलिंग रास्ता को बनाता है, ठीक है। तो बोला गया है कि लोकोमोटिव संटिंग को छोड़ के, यानी कि कभी अगर रास्ता बन रहा है उस कंडीशन में टब के आगे रह सकता है, नहीं तो जनरली वो टब टब के पीछे रह सकता है,
नहीं तो जनरली वो टब के आगे ही रहता है, जितना भी टब गाड़ी है उसके आगे ही रहता है लोकोमोटिव। ठीक है, तो बस यही लिखा है लोकोमोटिव में, और कोई ज़्यादा पॉइंट है नहीं। ठीक है, चलिए ओके, अब इतना ही रखते हैं। ठीक है, ब्रेक से स्टार्ट किए थे, ठीक है चलो। ऐसे अभी रेगुलर आते रहेगा वीडियो, आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। और ये बीच ख़त्म हो जाएगा बहुत जल्दी, है ना। तो आप लोगों का क्या है आगे का टारगेट है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। जस्ट अ सेकेंड। देखिए, सीएमआर को क्या कर रहे हैं ना, हम वीडियो फॉर्मेट में चाह रहे हैं आपको पूरा का पूरा मिल जाए, ताकि कल दिन अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो जब तक आप क्लास कर रहे होंगे तब तक आपको दिक्कत ना हो। जैसे सीएमआर में आपको हम जहाँ से वीडियो लेक्चर दिए हैं, ठीक है, वहाँ से आपको वीडियो लेक्चर पूरा अवेलेबल है, बाकी पहले तो क्लास कराए होंगे, आपका छूटा नहीं होगा कुछ। ठीक है, तो सीएमआर का क्या है, वीडियो लेक्चर पूरा पूरी रिकॉर्डेड रहेगा और हम धीरे धीरे डालते रहेंगे। इसके बाद जब सीएमआर आपका कंप्लीट हो जाएगा तो हम ईएमटी पे चलेंगे। बहुत सारा लड़का लोग कह रहा है सर ईएमटी पढ़ाइए, ईएमटी पढ़ाइए। तो ईएमटी वॉल्यूम 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और वॉल्यूम 1 से स्टार्ट करेंगे, देन वॉल्यूम आपका 2 या 3 पे जाएंगे, और ऐसे करके पूरा ईएमटी को हम कवर करेंगे सीएमआर के बाद। सीएमआर में अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि मेरा 10 दिन का ब्रेक हो गया था, 10-11 दिन का। ठीक है, तो आपको हम बता चुके हैं कि जिसका फी जितना भी तारीख को पूरता है उसमें वो 10 दिन अपना एक्सटेंड कर लीजिएगा, उसके बाद आप फी दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि 10 दिन, चूँकि हम क्लास तो ऐसे रेगुलर ही ले रहे थे पहले। वीक में हमको आपको अगर हम बताए होंगे 3 डेज़ पर वीक क्लास होगा जब आप जॉइन किए होंगे तो। लेकिन आप देखे होंगे कि हम हफ्ता में 3 दिन क्लास नहीं लेते हैं, बल्कि ज़्यादा दिन क्लास लेते हैं। 7-7 दिन हम क्लास ले रहे थे, बीच में 6 दिन क्लास ले रहे थे। तो खैर वो सब छोड़िए, वो सब हटाइए। फिर भी मेरे तरफ से 10 दिन एक्सटेंशन कर दिया गया है फ़ीस को, तो आप उसको माइंड नहीं कीजिएगा। फ़ी मेरा टारगेट नहीं है, मेरा टारगेट है आपका नॉलेज, आपका टाइम। आपका टाइम मेरे लिए बहुत कीमती है। चलिए, तो मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए सबको जय हिंद।